दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, थर्ड क्वेश्चन, उसकी गलती पकड़ पाए कि नहीं आप लोग? रुपेश, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो करेक्शन है वो बता रहा हूं। सारी चीजें सही है, कल आपको बता चुका था मैं। एक कंज्यूमेबल मटेरियल 4,80,000 का जो है ना, वो सजेस्टेड आंसर में डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये यहां से हट जाता तो फिर प्राइम कॉस्ट भी 4,80,000 कम हो जाता। आंसर चेक कर लीजिएगा अपना। 1,52,52,600 ये प्राइम कॉस्ट आना चाहिए आपका। और उसके बाद यही खर्चा बस फैक्ट्री ओवरहेड में अगर ले लेते तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इतना ही आता, 197,07,600। बस यही हल्का सा फर्क है। और इनकम टैक्स कहीं नहीं आएगा, यहां अगर दिया हुआ है तो उसको हटाना चाहिए। नहीं, नहीं आएगा वो, 100% ले लीजिए आप। रॉन्ग आंसर है, हर बैच में ठीक कराना पड़ता है मेरे को। ये एक आरटीपी का ये वाला आंसर रॉन्ग लिया गया है। तो ना इनकम टैक्स एओएच में आएगा, ना डोनेशन इसमें आएगा। स्टडी मेट में क्वेश्चन है ये वाला सेम टू सेम। और ये रही बेटा स्टडी मेट। स्टडी मेट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। और नहीं, ऑफिस में पढ़ी है स्टडी मेट एफएम की इसके। तो निश्चिंत रहिए, 3 ट्रीटमेंट गलत है इसमें ना। तो यहां पे मैं सजेस्टेड आंसर में जो लिखा हुआ है, कभी और भी ध्यान ना चला जाए। तो कंज्यूमेबल मटेरियल इज इक्वल टू एफओएच, और इनकम टैक्स इज इक्वल टू इग्नोर, और डोनेशन इज इक्वल टू इग्नोर। और अब कल की क्लास में जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम अपना जो वो शीट है जिसमें सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो वो शीट खोलिएगा दोस्तों। वो शीट जिसमें सभी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, वो शीट खोलिएगा जो कल आपको डिस्ट्रीब्यूट की थी रुपेश ने। दोस्तों 15 मिनट्स तक इस शीट को अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये शीट ना मैंने हैंड रिटन बनाई थी। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ना, ये मेरी हैंड रिटन वर्किंग थी इसमें। और उसके बाद मैं आपको इसका ये
वो फॉर्मा डिटेल में दिया हूं। ये शीट में सर अपनी बुक के जितने भी 20-25 क्वेश्चंस है ना, उसमें जितने पॉइंट्स आए हैं उसको मैंने एक साथ कंपाइल करके लिखा है। ये खासियत है इस शीट की। और एक दो पॉइंट बस एक आध कोई नया मिल जाएगा तो अलग बात है, पर अगर आप ये लिस्ट याद कर लिए ना कि कौन सा हेड में कौन सा खर्चा आता है, तो आपको कोई क्वेश्चन में तकलीफ नहीं रहेगी। फिर बहुत काम की चीज है ये, मतलब एकदम रामबाण है, इसको अच्छे से पढ़ना है अपने को। तो शुरू करते हैं। और ये बहुत डिटेल में है ना, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है ये। कोई क्वेश्चन में इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि कंपाइलेशन है। जैसे सबसे पहला आइटम अपने को आज सीखना है कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम तो कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस, और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ इतना बताया था मैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कल जो होमवर्क में था, कैरिएज इनवर्ट। तो कैरिएज इनवर्ट को भी जोड़ा जाता है बेटा, ये ऐड कर दीजिए इस लिस्ट में। कैरिएज इनवर्ट को फ्रेट के नाम से भी बोला जाता है। अब अगले किसी क्वेश्चन में आपको यह आइटम दिखेगा, देखिए जीएसटी। जीएसटी मतलब रॉ मटेरियल परचेस करने पे जीएसटी पे किए, वो खर्चा दिया रहेगा। तो दोस्तों जीएसटी को भी ना परचेस कॉस्ट में प्लस करना है इफ नो क्रेडिट इज अवेलेबल। अभी तो आप लोग की जीएसटी की भी क्लास चालू हो चुकी है, तो क्रेडिट इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल की बात आई शुरू हुई है। तो क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल का मतलब ये, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर हमने रॉ मटेरियल 1 करोड़ का खरीदा और उसमें 18 लाख जीएसटी पे किया, टोटल पेमेंट 118 लाख कर दिया, तो ये 18 लाख जो अपन ने पे किया ये अपन को गवर्नमेंट से वापस कभी नहीं मिलने वाला। इसको बोलते हैं क्रेडिट नॉट अवेलेबल। ये क्रेडिट उधारी वाला क्रेडिट नहीं है, इस क्रेडिट को आप रिफंड वाला क्रेडिट मानो। और जो लोग रजिस्टर्ड बिजनेसमैन होते हैं उन लोग जितना टैक्स पे करते हैं जीएसटी का, उन लोग को आगे जाके क्रेडिट मतलब अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है, या आउटपुट टैक्स से नहीं कर पाए तो रिफंड मिल जाता है। तो लोग पे तो करते हैं बट उनको बाद में वापस मिलने की सुविधा होती है। वापस मिलने की सुविधा होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट इज अवेलेबल, और वापस मिलने की सुविधा नहीं होती है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो जब क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा ना, तब अपने को उसको कॉस्ट मानना है, और अगर क्रेडिट अवेलेबल होता तो इग्नोर करना है, क्योंकि ना वो कॉस्ट है ना वो इनकम है। आगे बढ़ता हूं सर। फोर्थ आइटम देखेंगे, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड, जिसको ट्रांजिट इंश्योरेंस बोला जाता है बेटा। अब ये इंश्योरेंस और कल जो क्लास में इंश्योरेंस आया था ना, उसमें डिफरेंस है, ठीक से सुनना। एक इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आप कहीं दूर से सामान अपने स्टेट या अपने शहर में बुला रहे हो और आपको डर लगता है कि रास्ते में कहीं सामान डैमेज ना हो जाए, रास्ते में कोई ब्रेकर वेकर में कांच टूट ना जाए, रास्ते में सामान चोरी ना हो जाए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये रोडवेज की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप शिप से मंगा रहे हो तो कहीं पे बाढ़ आ गई तो शिप ना डूब जाए, बहुत महंगा सामान है, तो इसका रास्ते का भी इंश्योरेंस होता है। रास्ते का इंश्योरेंस मतलब जितने समय तक गाड़ी सामान आपका गाड़ी में होगा, रास्ते में होगा, उस समय की रिस्क को कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ जुड़ जाएगी। बोलेगी आप कितने रुपए का कंसाइनमेंट मंगा रहे हो, वो आप बोलोगे मैं 1 करोड़ का माल मंगा रहा हूं, बोलेंगे आपको 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम दे दीजिए बस हमको 2 दिन का। रास्ते में माल को कुछ भी हुआ ना तो 1 करोड़ का नुकसान हम भर के देंगे, और कुछ नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम तो देना ही है, प्रीमियम तो देना ही है। तो अगर आप ऐसा इंश्योरेंस लेते हो तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको अपने सामान की कॉस्ट में जोड़ देना है। मतलब 1 करोड़ के कंसाइनमेंट में 10,000 जोड़ दो, और ये मानो कि सामान ही 1 करोड़ रुपए 10,000 का पड़ा आपको। ये इंश्योरेंस रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ेगा। और जो कल मैं इंश्योरेंस समझा रहा था ना, वो अलग है। वो था कि सामान आपके पास आ चुका है, गोडाउन में पड़ा हुआ है, गोडाउन में चोरी ना हो जाए, गोडाउन में आग ना लग जाए, उसके लिए आप साल भर का इंश्योरेंस एक साथ खरीदते हो। वो ओवरहेड है बेटा, वो ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड। और सिर्फ रास्ते में जो इंश्योरेंस पे किया जाता है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। रास्ते वाला इंश्योरेंस छोटा सा इंश्योरेंस है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियर मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन में है ये। फिर माइनस क्या क्या होता है परचेज प्राइस में, ये आप जानते हो बेटा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, इसी को रिबेट भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न माइनस होता है। अब एक और कंफ्यूजन, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल वर्ड लिखा है,
सर आपका डाउट आएगा, सर आप तो बता रहे थे कि स्क्रैप वैल्यू तो क्यूआरएपीएस होता है, वो तो अपना क्यूआरएपीएस तो फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस होता है। नहीं, वो था स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव्स, यानी सामान बनाते 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 बनाते, कल मैं नहीं बोल रहा था मजदूर को मोबाइल फोन आ गया, मजदूर का ध्यान भटक गया, सामान खराब कर दिया उसने, सुपरवाइजर से मार पड़ी उसको, वो वाला डिफेक्टिव सामान है, उसको कबाड़ी को बेचोगे ना, वो वाला जो स्क्रैप वैल्यू है वो क्यूआरएपीएस में जाएगा। बट अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में कुछ ऐसे उसको निकाले थे बैग से यूज करने के लिए, रॉ मटेरियल ही खराब निकला, अब उसको कबाड़ी को बेचना पड़ गया आपको, उसका जो पैसा मिलेगा वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में माइनस होगा। एक फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस हो रहा है और एक रॉ मटेरियल कॉस्ट में माइनस हो रहा है, डिफरेंस है दोनों का। अगर रॉ मटेरियल खुद ही खराब है, रॉ मटेरियल ही खुद खराब है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में माइनस करेंगे, और अगर बनाते बनाते आपसे खराब बन गया तब वो क्यूआरएपीएस में। दोनों में फर्क है बेटा मामूली। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोफॉर्मा है मेरे दोस्तों रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। एक ऐसे ही मजा आएगा थोड़ा, बुक में अपनी बुक खोली रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं जिसमें आपको रॉ मटेरियल का पूरा डिटेल नॉलेज दिख जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन 4 जो आज अपन शुरू करेंगे, बोल्ड में है वो। ये देखिए, रॉ मटेरियल परचेस्ड, फ्रेट इनवर्ड, बस दो ही चीजें मिली, और उसके बाद ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में रॉ मटेरियल वाले पॉइंट दिखा रहा हूं बेटा आपको। अरे यार पहुंच नहीं पाए दोस्तों आप लोग, 6.9 पेज में दोस्तों, आई एम वेटिंग। मैं एक साथ अभी 5-6 क्वेश्चन दिखाऊंगा सिर्फ रॉ मटेरियल का नॉलेज दिखाने के लिए। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन में आपको रॉ मटेरियल परचेज दिखाई दिया, फ्रेट इनवर्ट दिखाई दिया, ये रॉ मटेरियल के साथ ही जुड़ जाएगा। उसके साथ साथ आपको नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिखा। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन में आइए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन दुनिया का 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला ही आइटम क्या दिया हुआ है देखो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर ये दे दिया मतलब पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा कैंसल, ठीक है ना। ऐसे ही सिर्फ रॉ मटेरियल की ऐसे ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें रॉ मटेरियल का बहुत अच्छा नॉलेज है। स्क्रीन पे देखो या बुक में देखो, आपकी मर्जी पर देखो। एक रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, एक रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, उसके बाद फ्रेट इनवर्ट दिया हुआ है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, देखो जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके बाद इंश्योरेंस ऑन मटेरियल प्रोक्योर्ड दिया हुआ है, देख रहे हो दोस्तों। तो यहां पे आपका पूरा नॉलेज आ जाएगा, और आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो इतनी सारी चीजें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में हेल्प करेगी आपको। क्या क्या प्लस करोगे माइनस करोगे बताना। जैसे ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, प्लस होगा, परचेज प्लस होगा, फ्रेट प्लस होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, इंश्योरेंस प्लस होगा, इंश्योरेंस प्लस होगा, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। ऐसा 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सिर्फ रॉ मटेरियल समझा रहा हूं। रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू दी हुई है देखो 10 करोड़ रुपए, उसके बाद जीएसटी पेड ऑन अबव परचेज लिखा है 18%, और ब्रैकेट में लिखा है एलिजिबल फॉर क्रेडिट, तो इसको इग्नोर करेंगे। फिर फ्रेट इनवर्ट लिखा है, प्लस करेंगे, ठीक है बेटा। और फिर कोई भी काम की चीज नहीं लिखी है हमारे। फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना। 15 नंबर आइटम में आइएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड लिखा है, बोलिए। इसका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर के थर्ड वाले आइटम को देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। रुको रुको, मैं पूछूंगा तो जवाब देना। लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इमेजिन थोड़ा अच्छे से करो, रॉ मटेरियल देख के उछल मत जाए एकदम एक्साइटमेंट में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है मतलब फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको आग से बचाने वाला इंश्योरेंस है। मटेरियल प्रोक्योर्ड वर्ड तो नहीं लिखा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस वर्ड भी तो नहीं लिखा है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड वाले में जाएगा बेटा, इसमें नहीं जाएगा। ये जजमेंट करने के मार्क्स मिल रहे हैं आपको।
यार रुपेश इधर आओ आप। चलिए दोस्तों आगे उसमें चलो, अब आप वापस अपनी शीट में आ जाओ, एम्प्लॉय वाले कॉस्ट में हो। आइए दोस्तों अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का नॉलेज लेते हैं। सर इसमें ना मेरे तरफ से कमेंट लिखना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब एनीथिंग एनीथिंग डन फॉर प्रोडक्शन लेबर, यानी जो वर्कर प्रोडक्शन करते हैं हमारी फैक्ट्री में, मजदूर होते हैं जो मजदूर, ये भी लिख देना ब्रैकेट में, जो हमारी फैक्ट्री के मजदूर होते हैं ना, उनको आप कुछ भी दो, किसी के भी नाम से दो, कुछ भी नाम से दो, अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है तो सब डायरेक्ट वेज में जाएगा। चाहे अब आप उसको वेजेस बोलो, बोनस बोलो, ग्रेचुटी बोलो, प्रोविडेंट फंड बोलो, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बोलो, परक्विजिट बोलो, कुछ भी नाम दे दो उसका, डियरनेस अलावेंस बोलो, नाम से कुछ नहीं होता, बस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है और उसको पैसा पहुंच रहा है बस, तो डायरेक्ट वेजेस हो गया। तो नाम देखिएगा थोड़ा, डायरेक्ट वेजेस के नाम से मिलेगा पेपर में आपको, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर के नाम से मिलेगा कई क्वेश्चन में, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयर है ये, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मिलेगा आपको, बोनस पेड के नाम से मिलेगा, कभी ग्रेचुटी पेड के नाम से मिलेगा, कभी लीव इनकैशमेंट, इनकैशमेंट है ये, इनकेसमेंट लिख दिया है, एच है ये, और एक कभी कभी परक्विजिट पेड के नाम से मिलेगा। अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लोर कराऊंगा ना 8-10 क्वेश्चन, तो ये आइटम्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट के बीच में मिलेंगे बस, तो लिस्ट को ध्यान रखना है आपको। अब आइए दोस्तों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आइटम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस लिस्ट को आपको लर्न करना है, आईएमपी भी लिखाऊं और लर्न भी लिख दो बेटा, इसको अच्छे से लर्न करना है इसको। सब क्वेश्चन में मिलेंगे बेटा, आपको एक एक पॉइंट मिलेगा, रॉयल्टी पेड के नाम से मिलेगा। आप लोग को साथ में थोड़ा गूगल भी कराते रहूंगा मैं, रॉयल्टी क्या होता है सर बताना जरा, कब रॉयल्टी कौन किसको देता है और किस वजह से देता है, ये बताइए बेटा। कुछ नहीं पता तो अपन गूगल से बात करते हैं, थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ा ही देगा गूगल। जब हम किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करते हैं ना, तो जो उसका ओनर होता है उसको जो पेमेंट देते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। आप बोलोगे सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो किसी का गुडविल, किसी का पेटेंट, किसी का ट्रेडमार्क, किसी का कॉपीराइट, किसी की रेसिपी, किसी की फ्रेंचाइजी, किसी का ब्रांड नेम, ये सब यूज करने से जो पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ये देखिए, अमाउंट पेड, सेकेंड वाला पढ़ रहा हूं, अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड टू द पर्सन हु रोट अ बुक और हु रोट अ पीस ऑफ म्यूजिक एवरी टाइम देयर वर्क इज सोल्ड और परफॉर्म्ड। तो बेटा 5-6 चीजें होती है, ये जो लिखा है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखा है, इसमें कॉपीराइट वर्ड यूज होता है। जब कोई व्यक्ति आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, लिटरेरी वर्क, म्यूजिकल वर्क, सिनेमेटोग्राफिक वर्क करता है, उसके लिए उसका जो ओनर बनता है वो उसके लिए कॉपीराइट ऑब्टेन करता है। चेतन भगत ने बुक लिखी, कॉपीराइट ऑब्टेन किया, करण जौहर ने मूवी बनाई, कॉपीराइट ऑब्टेन किया, शंकर एहसान लॉय ने गाना बनाया, कॉपीराइट ऑब्टेन किया, जाकिर खान ने कोई ड्रामेटिक वर्क किया, अपना कॉपीराइट लिया। तो ये सब आर्टिस्ट लोगों के जो काम होते हैं उसमें कॉपीराइट होता है। दवाई कंपनी कोई दवाई का इन्वेंशन की, कोई कंपनी ने मशीन बनाई, कोई मोटर कार कंपनी ने कोई न्यू टेक्नोलॉजी से कार बनाने की कोशिश की, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो लोग उसका पेटेंट लेते हैं, पेटेंट। और कोई कुछ नहीं है, किसी का नाम बड़ा फेमस है, किसी को लगता है कि लोग मेरा नाम यूज करेंगे, तो रिलायंस ने, टाटा ने, अल्ट्राटेक ने, ये सब लोगों ने अपने नाम का ट्रेडमार्क करा दिया कि बस मेरा नाम कोई यूज ना करे, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमारी बात चल रही है। तो किसी को अगर लगता है कि उसका नाम बड़ा फेमस हो गया है और दूसरे लोग यही वाला नाम यूज करके हमको रिप्रेजेंट ना कर दे, तो वो लोग अपना नाम ट्रेडमार्क कराते हैं। ये सब चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो चीज रजिस्टर्ड हो जाती है ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज करना चाहता है तो अब वो रजिस्टर्ड व्यक्ति की परमिशन से यूज कर सकता है, और वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को उसके पैसे देता है, तब जाके उसको परमिशन मिलती है। तो ये जो पेमेंट उसको दिया जाता है उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ये इसका लिटरेरी मीनिंग है।
अब ये हमारे कॉस्टिंग के चैप्टर में क्या कर रहा है ये बता रहा हूं आप। अगर हम जिस कंपनी की कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो कंपनी किसी का ट्रेडमार्क, किसी का कॉपीराइट, किसी का ब्रांड नेम यूज कर रही होगी, तो वो उस ओनर को रॉयल्टी का पेमेंट दे रही होगी, इसीलिए वो रॉयल्टी का पेमेंट इसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं। पुणे के पास दोस्तों एक जगह है चिंचवाड़ा नाम से, वहां पे स्केचर कंपनी की एक फैक्ट्री है, स्केचर जूते वाली कंपनी, जबकि स्केचर कंपनी लॉस एंजलिस यूएसए की है। यहां पे उस चिंचवाड़ा वाली कंपनी को, आउटलेट को फ्रेंचाइजी दी उस कंपनी ने, स्केचर्स ने, और स्केचर वाला सेम टू सेम वही जूता बनाता है जो लॉस एंजलिस में बनता है। वही मशीन है, वही इंजीनियर्स है, वैसे ही पैकिंग है, वही रॉ मटेरियल है, वही गम है, वही रबर है, सब कुछ वैसा ही बनता है। तो पूरा का पूरा ना लॉस एंजलिस वाले गाइड किए उनको कि आपको जूता ऐसे बनाना है, उनकी मर्जी से बनता है पूरा जूता। और हर जूता बनाने पे पीछे 400 रुपए का पेमेंट वो चिंचवाड़ा वाली कंपनी उनको देती है। उसके बिना वो जूता एक प्रकार से गलत हो जाएगा उनके लिए। तो ये पेमेंट प्रोडक्ट बनाते साथ ही देना है एम्प्लॉयर को, उसको, ओनर को, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। ये एग्जांपल मैं आपको जूते के ऊपर दे रहा हूं। कई बार माइंस वगैरह को लीज पे लिया जाता है माइनिंग कंपनी के द्वारा, उसमें जो माइनिंग कंपनी गवर्नमेंट को पेमेंट करती है उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं। जितनी लोहे की या जितनी भी मिनरल्स की, बॉक्साइट की, एल्यूमिनियम की माइनिंग होती है उसके हिसाब से पेमेंट पहुंचाना पड़ता है। तो अगर हक किसी और का है और आप सिर्फ एक प्रकार से यूज कर रहे हो उस अधिकार को, उसके लिए रेंट जैसे पे करते हैं वैसे ही रॉयल्टी पे करना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल यानी कंपनी में बिजली का जो खर्चा है, कौन सी बिजली, सुनो, ये ऐसे एसी कमरे की बिजली की बात नहीं चल रही है। जो प्रोडक्शन चल रहा है, जहां फैक्ट्री चल रही है, जो मशीन में पावर लग रहा है, जिसकी वजह से कोयले का प्लांट है कोई, या कोई ऐसे, मतलब वो पावर कॉस्ट जो मशीन को चला रहा है, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, टू दैट एक्सटेंट दैट पावर कॉस्ट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा पार्किंग में लाइट जल रही है, एसी में बैठे हुए हैं लोग, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, स्टोर रूम में लाइटें लगी हुई है, वो वाला पावर कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। पावर कॉस्ट टू द एक्सटेंट जिससे प्रोडक्ट बन रहा है, वो वाला कॉस्ट जो होता है ना बेटा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। जो नॉर्मली बाकी जगह पे चल रहा है ना, बिजली बिल आ रहा है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बोलते हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और अगर पावर वर्ड बोलेगा तो ऐसे समझना कि फैक्ट्री के, कारखाने का बिजली बिल जो है बेसिकली दोनों बिजली बिल। तो पावर एंड फ्यूल ये वर्ड मिलेगा, या इसी को कई क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज बोला जाता है। मैडम जी कंफ्यूज मत होना, पर ये कंज्यूमेबल्स वर्ड और यूटिलिटी वर्ड में पिछली बैच में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। क्लास के बाद आके मिलते हैं ना, बोलते हैं सर ये वर्ड ना मेरे को थोड़ा एक जैसा लगता है। होता नहीं है, पर उसके इमेजिनेशन होती है कई लोगों की कि सर सुनने में एक जैसा लगता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। पावर फ्यूल जो है उसको यूटिलिटी बोलते हैं, और जो वो अपना ग्रीसिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, वो कंज्यूमेबल्स है, वो फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। मोल्ड्स, डाइस, पैटर्न्स, ये क्या होता है बेटा? मोल्ड्स, डाइस, पैटर्न्स क्या होता है? ये प्रोडक्ट को शेप देने के लिए आता है ना बेटा। चलो पिक्चर देखते हैं इसकी। मोल्ड्स, डाइस, पैटर्न्स, अजीबो गरीब कुछ फोटो आ गई, मेरे को नहीं बोलना ना, मैं तो गूगल में चल रहा हूं। ये देखिए, ये डाई पैटर्न है। ये देखो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जो कैरम बोर्ड की गोटियां होती है ना, उसके लिए है वो। देखते हो आप लोग, उसमें बीच बीच में डिजाइन बनी रहती है, हो सकता है उसका हो। वो शेप देने के लिए ना ये सब रहते हैं बेटा उपकरण। ये कोई और टाइप के प्रोडक्ट का डाई है, इसमें सामान डालते हैं तो वैसा शेप आता है। थोड़ा सिंपल एग्जांपल अगर मैं देखूं ना, जैसे मैं आपको डेमो क्लास में दिखाया था, वो जो अपन फ्राइम्स वगैरह खाते हैं, ABCD फ्राइम्स होते हैं, स्टार शेप बना हुआ रहता है, अच्छे बच्चों को जो खिलाने के काम आता है, तो वो उसके भी पैटर्न्स और डाइस, कभी डायमंड शेप बना रहेगा, कभी रिंग शेप बना रहेगा, वो सब। तो जो कंपनी का ये वाला खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा दोस्तों। कोई पहचान का नहीं मिल रहा है, सब टेक्निकल है बहुत। ये बटरफ्लाई देखो आप,
आगे बढ़ते हैं सर जी। स्पेशल डिजाइन्स और ड्राइंग्स, ये वाला वर्ड बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है। स्पेशल डिजाइन और ड्राइंग्स यानी किसी प्रोडक्ट के लिए आपने कोई स्पेशल इंजीनियर को अपॉइंट करके कोई ड्राइंग तैयार करवाई। जैसे कार कंपनियां होती है, उन लोगों को अभी जैसे वो महिंद्रा की कौन सी कार है यार जो आजकल एकदम अजीब शेप की मार्केट में बहुत चल रही है, XCRV एक्स और XUV 700 नहीं यार, वो B3 B6, ये सब अजीब टाइप के एकदम नए टाइप के शेप्स हैं, नए टाइप के शेप्स हैं। तो कभी कभी कंपनियां एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशली कोई नई स्पेशल ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग टीम को अपॉइंट करती है। नहीं तो कई बार एक ही टीम से सभी टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड वो चल रही होती है एक जैसी कार से लगभग। पर ऐसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइनिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन कॉस्ट, ये सब खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों, मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना। अगर कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है जिसके लिए किराए पे मशीन लानी पड़ रही है और वो मशीन सिर्फ एक खास प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं हो रही है, उसका जो किराया पे करेंगे ना वो उस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, सपोज एक रेमंड्स नाम की कंपनी है। अपन रेमंड्स को फेमस किस बात के लिए मानते हैं कि वो मेंस वेयर में पैंट शर्ट सूट कोट ये सब बनाता है, मतलब कुल मिला के फॉर्मल वेयर बनाता है। तो उसके पास जितनी मशीनें हैं ना उसकी फैक्ट्री में, वो सब फॉर्मल वेयर की मशीनें हैं। एक दिन मोदी जी उनके पास पहुंच गए और मोदी जी बोले मेरे को जीन्स टी शर्ट बना के दो आप। रेमंड्स कंपनी ने बोला सर हम जीन्स टी शर्ट नहीं बनाते। मोदी जी बोले मैं बोल रहा हूं मेरे देश में रहना है तो मेरे लिए जीन्स टी शर्ट तुम ही बनाओगे। तो उनकी बात को मानने के लिए अब रेमंड्स कंपनी पूरे जीन्स बनाने की मशीनें तो नहीं खरीदेगी, कॉमन सेंस है। एक आदमी के लिए 2-4-5 जोड़ी जीन्स वगैरह बना के देना है, उसको बस पॉलिटिकली खुश करना है, उसके लिए थोड़ी ना ये सब करेंगे। तो उसका ऑर्डर ले लिए और हफ्ते 10 दिन के लिए लिवाइज वाले से या किसी और कंपनी से मशीनों को किराए पे लाए और मोदी जी का ऑर्डर पूरा किए और वो मशीन को वापस किए। तो उस मशीन का जो भाड़ा कंपनी पे करेगी वो एक खास ऑर्डर के लिए पे किए, तो उसके उस जीन्स टी शर्ट के डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा वो भाड़ा। जबकि मैं थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दूंगा ना तो ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। सुनो क्या सिचुएशन, एक कंपनी है रेमंड्स जैसी बोल रहा हूं, वो भी मेंस वेयर के कपड़े बनाती है, पर वो एफोर्ड नहीं कर पा रही है कि पूरी प्लांट एंड मशीनरी वो खरीदे। तो उसने किसी दूसरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी को लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि आप दिन भर यूज करते हो, फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक फैक्ट्री बंद रखते हो, उस बीच में हम 5 घंटा आपकी प्लांट एंड मशीनरी आके यूज करेंगे, उसका जो भाड़ा लगता है हमसे ले लो। तो उस कंपनी को लगा, पुरानी कंपनी को, उसको लगा कि 9 घंटे तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी बंद ही पड़ी रहती है, कोई आके यूज करके जा रहा है और अच्छा खासा किराया देके जा रहा है, तो भाई आजा यूज कर, बढ़िया ट्विन शेयरिंग में यूज हो जाएगा और कमाई हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल में रोकना कहां चाहता हूं, जो कंपनी पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी किराए की यूज कर रही है, जो कंपनी पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी किराए की यूज कर रही है, वो किराया फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। और अगर कोई एक आध खास मशीन किसी खास प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए थोड़े समय के लिए लिए होते तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। अब आप बोलोगे सर हमको इतना डिटेल में पता कैसे चलेगा कि क्या, लाइन से पता चलेगा। ये वाली लाइन देखिए, हायर चार्ज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, ये वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में। एक बार एफओएच में चलो तो बच्चे, एफओएच में आप 13 नंबर मेरा लास्ट आइटम देखिए क्या लिखा हूं मैं, लीज रेंटल ऑफ प्रोडक्शन असेट्स, ये एफओएच में डाला इंस्टीट्यूट ने। थोड़े कुछ पॉइंट्स में ना डबल अप्रोच चलती है दोस्तों, मैं आपको आंसर में दिखाऊंगा। और अभी ये क्वेश्चन आखिरी बार ना बेटा, हायर चार्ज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट का जो पॉइंट आया था ना, स्टडी मेट में इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला। और जब अभी मई 2025 में जो क्वेश्चन आया था उसमें हायर चार्ज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट आया, उसमें इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर डाला ना, उसमें इसको डाला तो डायरेक्ट एक्सपेंस में, पर लिख दिया ऑल्टरनेटिवली दिस कैन बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड ऑल्सो, आपकी मर्जी, ऐसा उसने इस सजेस्टेड आंसर में डाला। पर मैं स्टडी मेट को फॉलो करते हुए बोलूंगा
कि स्पेसिफिक इक्विपमेंट वर्ड लिखा होगा ना तो डायरेक्ट एक्सपेंस, और स्पेसिफिक इक्विपमेंट वर्ड नहीं लिखा होगा तो किराया बेसिकली ओवरहेड होता है, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जॉब चार्जेस, क्या मतलब होता है बेटा जॉब चार्जेस का? एनी नॉलेज? और मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालने की बात कर रहा हूं। जॉब चार्जेस, जॉब चार्ज का मतलब होता है, सुनो एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर अपने कस्टमर को कोई सामान का ऑर्डर लेते हो उससे कि मैं तुमको ये सामान बना के दूंगा, तो आप दो टाइप के बिजनेसमैन हो सकते हो, दो टाइप के। या तो आपके पास खुद के इंप्लॉइज होंगे फुल टाइम काम करने वाले, जिससे आप ये काम करवा दोगे, या आप भी कुछ जुगाड़ वाले आदमी होगे। आप उस सामान को किसी दूसरे आदमी से सस्ते में बनवाकर एज अ कस्टमर बनवाकर इसको दोगे, और वो आदमी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं अगेन। एक जैस्तम चौक में दुकान है, उसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब ये शूटिंग शर्टिंग का ही दुकान है, पैराडाइज गारमेंट्स बोलो आप। 1952 की दुकान, एकदम जैस्तम चौक में, आपको एकदम शानदार दिख जाएगा। अभी आप आज ही जैस्तम चौक जाना होगा ना तो देखना आप। एक बार मैंने उनको बोला, भैया मेरे को एक बंडी टाइप का वो जो सदरी जैकेट होता है, एक फोटो कहीं से मैं इंस्टाग्राम से या कहीं से देखा था किसी सेलिब्रिटी की, और वैसा वाला जैकेट मैंने उनको बोला भैया बना के देना मेरे को। तो मेरा डिजाइन देख के ना वो बोले, भैया सुनो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, मेरे जितने लड़के बैठे हुए हैं ना इन लोग इतना जानते नहीं है, ये बॉम्बे कलकत्ता का बना हुआ है, मेरे यहां से नहीं बन पाएगा। तो मेरे सामने की बात है, वो 8-10 लड़के जो उसके थे ना, सबको फोटो दिखाए, बोले बनेगा भाई, तेरे से बनेगा, तेरे से बनेगा, तेरे से बनेगा। वो सब लोग देख के नहीं 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 ये खराब हो जाएगा, इसमें तो ऐसा अस्तर है, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी ऐसा वैसे, इतनी बातें हो गई। बोले अपने से नहीं बनेगा दोस्त। वो पैराडाइज वाले अंकल बोले मेरे को, नैनानी अंकल है वो, बोले नहीं बन पाएगा। मैं बोला अंकल देखो ना कोई तो होगा। तो उनकी शॉपिंग करने तो कलकत्ता जाते ही रहते हैं, तो कलकत्ता में कारीगर को फोन लगाए, पहचान का था उनके, बोले वो जो कोई नहीं बना पाता वो बना के देता है। तो कारीगर का रेट मेरे को बोले कि ये कारीगर है, ऐसा ऐसा नाम है इसका। बोले मैं वो कोट की मेरे को लग रहा था कुल मिला के कॉस्टिंग ना कुछ 4 से 6 हजार रुपए के बीच में पड़ने वाली थी। वो कारीगर बोला मैं इसको पूरा स्टिच करके अगर दूंगा तो 9,000 अकेला मैं उसके बनाने का लूंगा। ऐसी कुछ बात निकली। बोले भाई देख बना के देना है तो बोल, मैं तो जॉब वर्क बेसिस में इसको काम देता हूं। ये वर्ड उसने बोला था मेरे को, अंकल ने। तो अभी मेरे को क्लिक हुआ, जॉब वर्क बेसिस पे माल देता हूं। जॉब वर्क बेसिस का मतलब, अगर मेरा कोई कस्टमर आके मेरे को कोई सामान की पेशकश करता है और बोलता है ये बना के दो मेरे को, और मेरे मजदूरों से नहीं बन पाता है, तो मैं यही कारीगर से ये सामान बनवाकर वो जो रेट बोलता है उतना ही, उसमें 100-200 ज्यादा जोड़ के कस्टमर को देता हूं। ये काम जो बाहर से करवा रहा है ना, उसको जॉब वर्क बेसिस बोलते हैं। यही चीज आप कई बिजनेस में लगा सकते हो। आप किसी फर्नीचर वाले को बोले कि मेरे को ये वाला फर्नीचर पसंद आ रहा है, ऐसा बेड ऐसा सोफा पसंद आ रहा है, वो ऑर्डर आपसे ले लिया, पर वो आपने कारीगरों से नहीं बनवा पाया, अपने मजदूरों से नहीं बनवा पाया, किसी और के दुकान से जाके बनवाया और आपको दिया, तो ये पेमेंट ये कहलाएगा जॉब पेमेंट या एक जॉब वर्क। और जिसको पैसा दिया जा रहा है वो उसका इंप्लॉय नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा बेटा। है ये जो भी पेमेंट हुआ है इस जॉब से रिलेटेड हुआ है, पर ना तो ये डायरेक्ट मटेरियल है ना ये डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में है। हर चीज को ना बेटा, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसका सही ट्रीटमेंट डालने की 10। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सर। ये साइज देखना क्वेश्चन की। आप 1 मिनट आपको दिखा रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप, 20 पॉइंट का क्वेश्चन है, बोल्ड में पूरा 4 नंबर क्वेश्चन। और थोड़ा पन्ना पलटाइए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 30 मार्क्स 30 पॉइंट्स का क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये जो एक एक पॉइंट बीच में लिखे हैं ना उसी का ट्रीटमेंट अपने को सीखना है। अभी मैं आपको एक 2 मिनट का काम दे रहा हूं थोड़ा बोर्डम कम करने के लिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन, उसमें 20 पॉइंट वाले दिए हुए हैं, उस सब पॉइंट्स को आप पढ़ो और खुद से गैस करो किसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, फिर मैं लिस्ट कंटिन्यू करूंगा। 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं करने के लिए।
क्या है दोस्तों, क्वेश्चन भी बीच बीच में बनाना बहुत जरूरी है, मजा नहीं आता नहीं तो जैसे ये क्वेश्चन में आपको अभी कौन कौन से पॉइंट परेशान कर रहे हैं ये बताओ। सब परेशान कर रहे हैं। कोई, मेरे को लगता है 3 पॉइंट से ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट में डाउट होना चाहिए, 3 से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट, इतनी देर से पढ़ रहे हैं अपन, तभी मैं ये क्वेश्चन चुन के आपको दिया। जो 3 डाउट होने चाहिए वो भी बता दे रहा हूं किसमें किसमें होना चाहिए। जैसे मैं सबका ट्रीटमेंट बताते जा रहा हूं, आप भी करते जाइएगा। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंज्यूम में जोड़ेगा। फ्रेट इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में जोड़ेगा। लिखते जाइएगा कमेंट बेटा। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, बोलो बेटा बोलो। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है ये। रॉयल्टी पेड, डायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट पेड फॉर पावर फ्यूल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस। जॉब चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, नया आइटम, न्यू, ये न्यू है आपके लिए। एफओएच, और बेटा अभी अपन एफओएच में पहुंचे नहीं थे अपनी लिस्ट में। अपनी लिस्ट में देखो तो है क्या स्टोर्स एंड स्पेयर्स? नहीं है तो जोड़िए प्लीज उसको। अपनी जो एफओएच की लिस्ट है ना, अगर नहीं है तो राइट साइड में लिख दो। होगा भी तो डबल लिख दो ना, क्या दिक्कत है यार। होगा 99% तो होगा, नहीं है तो जोड़ दो और क्या। आइए सर नेक्स्ट आइटम में चलते हैं प्लीज। बेटा प्लीज नेक्स्ट आइटम में आइए। 8th पॉइंट, डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस, ऑफिस एडमिन ओवरहेड जनरल इज द करेक्ट आंसर। कोई रिलेटेड टू प्रोडक्शन का जब तक हिंट नहीं हो तो जनरल मान सकते हो आप। रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहेड होता है पेड फॉर सेल्स ऑफिस बिल्डिंग। सेल्स ऑफिस, सेलिंग ओवरहेड नहीं बेटा, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड टू बी मोर स्पेसिफिक, एसओएच। डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, एसओएच। देखो लिस्ट में है क्या, पर मैं लिस्ट में डाला नहीं होगा 99% क्योंकि कॉमन सेंस है। चाहो तो लिख दो रिपेयर्स ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेलिंग ओवरहेड में लिस्ट में अपडेट कर दो। मैं भी कर रहा हूं आपके साथ। सेलिंग ओवरहेड में रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग एसओएच में जाएगा। थोड़ा थोड़ा बेटा कॉमन सेंस से भी सीखना है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, थोड़ा ध्यान देना। पेड फॉर प्लांट मशीनरी, कल भी आया था ये, एफओएच। और फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी एफओएच, दोनों एफओएच। एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्यूआरएपी में, क्यूआरएपी में क्यू है ये। सर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, संभालना। ये एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज है, समझे आप। अरे यार, ये जो चेक एक्टिविटीज वर्ड है ना, ये खसक के नीचे हो गया है थोड़ा, तो इधर इसके बेचारे के इसके घर में घुस गया है ये। इसका नाम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, देख रहे हो आप, तो ये भी थोड़ा उसके घर में फैल गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये पूरा पॉइंट है, संभाल लोगे ना आप लोग। तो ये 20,000 जो है ना, ये भी क्यूआरएपी का पार्ट है, क्यूआरएपी का आर। थोड़ा सा फैल गए हैं लोग। 13 पॉइंट में आ रहा हूं, 13 पॉइंट नीचे सेकेंड लाइन से चालू हो रहा है। एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, कहीं देखना मत, कहीं अपना कॉमन सेंस लगाओ ना। एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। थोड़ा तो दोस्तों पहले ये बात डिसाइड करो यार, एक बात पहले डिसाइड करो, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि ओवरहेड है, पहले ये बताओ। मतलब प्राइम कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनेगा ना, ओवरहेड बनेगा ना। तो ओवरहेड में 3 चॉइस है आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। क्या ये सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड लिख रहा है?
एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है बेटा, ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से, चिमनी वगैरह का कॉस्ट है ये, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, पूरी गलत या गैशियस सब्सटेंसेस वेंटिलेट करता है ये बाहर की तरफ, पाइप्स रहते हैं जो पूरे खराब पानी को बाहर लेके जाते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल। और हमारी लिस्ट में देखो होगा ये पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर होगा, कहीं ढूंढो। कौन सा, ये देखो, ये पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम से 8 नंबर पॉइंट होगा एक, बहुत लंबी लिस्ट है। आप देखो बेटा, मैं एक साथ बता दूंगा ना, दिमाग में नहीं बैठेगी, ऐसे क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। QRAPS का फुल फॉर्म पूछ रहे हो सर? क्वालिटी, अरे आप लोग को तो पता है ना, एक बार सभी बोलो तो बेटा। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग और स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव। कल की क्लास का उसमें आ जाएगा सर। वापस बैक टू क्वेश्चन सर। और 14, यस 14 वाला सेकेंड लाइन से, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर। सैलरी वर्ड देख के ही मेरे मन में ओवरहेड वाली भावना आ गई। और सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सोनल, याद है डेमो क्लास में आप लोग को रणबीर कपूर का फोटो दिखाया था? अरे यार बहुत भुलक्कड़ हो आप लोग, कुछ फोटोज नहीं दिखा रहा था मैं आपको डेमो क्लास में? ये देखिए, आप लोग को डेमो क्लास में दिखाया था कि नहीं? मैं 2 डेमो हुई थी, किसी को तो दिखाया होगा यार, दिखाया था ना पाजी? तो ये फोटो दिखाया था मैं, अब पाजी को देखो यही वाला फोटो याद है। तो सेल्समैन को जो सैलरी पे करेगी कंपनी, वो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा सर। उसके बाद सर 15 पॉइंट में आएंगे, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ये पूरी कंपनी को संभालता है बेचारा, आपको सोचना है। ये पहली बात, ओवरहेड तो होगा सैलरी वर्ड की वजह से, तो अब फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग, एडमिन जनरल, ए जनरल बोलेंगे सर इसको, संभालना दोस्तों। 16th पॉइंट में आ रहा हूं, पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर, पहला बढ़िया वर्ड लिखा है प्राइमरी पैकिंग, QRAPS का पार्ट बन जाएगा। अमाउंट देख लो 46,000 है। और सेकेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ये मतलब इसमें ना हैवी कार्टून्स ड्रम्स में डाले होंगे, तो ये सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग खुद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर का आइटम है, या अलग भी दिखा सकते हो। आगे आपका फेवरेट 17, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ए जनरल, थोड़ा संभाल के। हाँ अगला पॉइंट, परफॉर्मेंस बोनस देख के मत डिसाइड करो, आगे देखो दिए किसको है, पेड टू सेल्स स्टाफ, यानी जो सामान बेचते हैं कस्टमर्स को उनको दिए हो आप लोग, बनाने वाले को नहीं दियो बेटा, सेल्स स्टाफ को दियो, मार्केटिंग वाले को दियो। तो सेलिंग ओवरहेड बनेगा, सेलिंग ओवरहेड, FOH नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर भी नहीं, सेलिंग ओवरहेड SOH। उसके बाद आपका फेवरेट आ गया सर, ओपनिंग स्टॉक तीनों का, रॉ मटेरियल का, WIP का और FG का, और उसके बाद ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्लस होगा, ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस होगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस होगा, प्रोफॉर्मा अगर याद हो तो, और ये माइनस होगा। और अब ये वाला पॉइंट का ट्रीटमेंट सोच के बताना, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेटा ये ऐसा कचरा है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरेट हुआ था, QRAPS, रॉ मटेरियल में नहीं माइनस करेंगे, QRAPS। बस अब आपको सारे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट पता चल गया। कोई डाउट है किसी पॉइंट के ऊपर कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मैं तो ऐसा सोचा था पर अभी तक मेरे को समझ नहीं आया? अभी बात कर लो, सबके सामने हो जाए बात आज। नो डाउट्स, ग्रेट। चलो क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं दोस्तों। थोड़ा ना ये जो नोट्स में मैं लिखवा के रखा हूं ना,
कि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, ये ऐसा होगा, देख लेना कहीं कोई आइटम छूट गया और वो बाद में दिखाई दिया और आप बहुत आगे पहुंच गए, पूरी कॉस्ट शीट लटक जाएगी आपकी। नहीं समझे क्या बोला मैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम में अगर घूम रहे हो अभी पहले पॉइंट में, तो ढूंढ लेना कहां कहां आरएमसी लिखे हो, बाद में दिखेगा तो बड़ा अखरेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक नीचे में लिखा हुआ है सर 10 लैक्स। ये इनर कॉलम में भी कर सकते हो, आउटर कॉलम में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं आउटर कॉलम में कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज को ऐड करेंगे बेटा, परचेज सबसे टॉप में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा अमाउंट है सर, 500 लाख। प्लस फ्रेट 9,20,200, 600 सॉरी। और कोई आरएमसी का आइटम नहीं, माइनस क्लोजिंग 8,40,000। एनीवन कितना या रॉ मटेरियल कंज्यूम? $510 प्लस 9.206 माइनस 8.4, 510.806 लाख भी बोल सकते हैं। और जो पूरे फिगर्स लिख रहे हैं 5,10,80,600 ऐसा आ रहा होगा। संभालना, फिगर्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं। अभी भी मौका है, रुपीज इन लैख चाहो तो कर सकते हो, लिख बस यार लिखना पड़ेगा आपको रुपीज इन लैक्स। ये लिख दिए, लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। आदत डाल दीजिए, बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर की हेडिंग बना रहा हूं सर। नहीं, हेडिंग बनाने की आवश्यकता नहीं, एक ही आइटम है क्या बेटा? अगर एक ही होगा तो हेडिंग बनाने की जरूरत, दो कहां है बेटा? एक ही तो है, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर। फिर भी देखो ऐसे भी चलेगा ना, डायरेक्ट लेबर हेडिंग बनाए और उसमें वेजेस पेड टू वर्कर लिख दिए, इट्स 100% फाइन, इसकी टेंशन मत लेना। कोई एकदम साइंटिफिक प्रोफॉर्मा नहीं चल रहा है यहां पे, हिसाब किताब चल रहा है, बस हेडिंग सही आनी चाहिए। अमाउंट है 25.2 लैक्स। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग बनेगी, इसमें तो पूरी बारात है, बहुत सारे पॉइंट है। रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड का अमाउंट 1.8 लैक्स। पावर एंड फ्यूल अमाउंट है 3.5 लाख। जॉब चार्जेस अमाउंट है 3.1 लाख। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस सर? नहीं। प्राइम कॉस्ट एनीवन टोटल?
544.406 lakh, 5,44,40,600. कितने लोग यहां तक पहुंच चुके हैं? ओके फाइन. प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड हेडिंग. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ छूट जाता है. बस ये देखना कुछ छूट ना जाए, इसी के लिए क्वेश्चन में सब लिखवा दिया था मैं. एफओएच ढूंढते रहो बस. अब आप तो स्टोर्स एंड स्पेयर से शुरू कर रहा हूं. स्टोर्स इनर कॉलम भी यूज कर सकते हो, आउटर कॉलम भी यूज कर सकते हो. इस बार इनर कॉलम यूज कर रहा हूं. स्टोर्स अमाउंट है 1.1 लाख. स्टोर्स एंड स्पेयर्स. इसके बाद रिपेयर नहीं, इंश्योरेंस. दो टाइप का इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन. अमाउंट है 28,200, 0.282 लैक्स. और इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 18,800 यानी 0.188 लैक्स. और कोई पॉइंट पॉल्यूशन वाला, एक्सपेंस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल. एक्सपेंस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल 36,000, 0.36 लैक्स. और कोई पॉइंट नहीं है, नहीं है, नहीं है. सर डबल चेक कर लेना, बाद में दिख गया ना रोना आ जाता है. पूरा चेंज करना पड़ता है, बाद में दिखता है तो. नहीं है, पक्का कर लो. टोटल बता दो यार कोई. 1.93 लैक्स. अब आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. 546.336 लाख प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP. ओपनिंग WIP 8.6 लाख, क्लोजिंग WIP 6.6 लाख. नेट बचा 544.336 लाख. नेट फैक्ट्री कॉस्ट. नेट फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस करेंगे QRAP, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. क्वालिटी कंट्रोल वाला 18,000, 0.18 लाख. ओहो 548 तो लिखा हूं, मतलब अब है ना. क्वालिटी कंट्रोल प्लस R फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कहां गया भाई, दिख जा कहीं. हाँ कितना है, 36 है कि 20 है? 20. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 0.2. ए भाई वो ए तो मिला ही नहीं कुछ. AOH रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो मिला ही नहीं. नहीं है तो नहीं है, मिस कर देंगे उसको हम लोग. फिर प्राइमरी पैकिंग. प्राइमरी पैकिंग 46,000. QRAPS माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव. अमाउंट दिया है 48,000, 0.48 लैक्स. अब हम पहुंच गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर. $548 से शुरू कर रहा हूं. 0.18, 0.2, 0.46 माइनस 0.48. 548.696. 548 lakh 69,600.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट रहेगा जी 12 लाख, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट रहेगा जी 10.5 लाख, नेट 1.5 लाख रुपए बस जोड़ना है, 550.196 लैक्स। ये हो गया सर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद एडमिन ओवरहेड, जनरल, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकिंग ढूंढते जाइएगा। एडमिन ओवरहेड हेडिंग लिख रहा हूं, एडमिन ओवरहेड जनरल हेडिंग है ये, इसमें मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के नाम से 50,000, डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। सीधा आउटर कॉलम में भी लिखोगे तो गलत नहीं है, 0.5 लाख डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। और कोई ए जनरल का पॉइंट, सैलरी टू जनरल मैनेजर, अमाउंट है जी 6,40,000, 6.4 लाख। और कोई पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीस टू डायरेक्टर 1,20,000, 1.2 लाख। बस अब सेलिंग ओवरहेड की हेडिंग चालू कर रहा हूं। सेलिंग ओवरहेड हेडिंग रहेगी, उसके अंदर रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफिस, रिपेयर्स ऑफ सेल्स ऑफिस, अमाउंट रहेगा 40,000, 0.4 लाख। नहीं बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, और होना भी चाहिए आपको कंफ्यूज, हक बनता है आपका। एक्चुअली ना उसमें 2 पॉइंट है, एक छपना छूट गया है, प्रिंट होना रह गया है। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम जस्ट कंफर्मिंग यू। 40,000 ही है वो, और 20,000 किसका है वो बता रहा हूं बेटा। मैं भी कल को कहीं फैक्ट्री ओवरहेड का हुआ तो निपट जाएंगे यार अपन। रुक जाओ यार काट दे। क्वेश्चन को ही ठीक कर दोगे आप लोग। आरटीपी में 24, कल कोई ऊपर के आइटम का ना निकल जाए यार, डर लग रहा है। क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने, असली वाला। ओहो हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर, अरे यार 40,000 प्लांट मशीनरी का है, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का 20,000 है। लुट गए, अब कुछ नहीं हो सकता सर। 40,000 सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का है, भविष्य के लिए ठीक कर दो एक बार। मैं करा रहा हूं ना कुछ जुगाड़, आप टेंशन मत लो। क्या क्या सुधारना पड़ेगा? आप लोग क्या पहले कभी काटा पीटी जिंदगी में किए ही नहीं हो? ये 40,000 रुपए ना, देखो यार एक काम करो, भविष्य के लिए एफओएच वहां लिख दो, मतलब ये फैक्ट्री ऑफिस लिख दो और कट कर दो। आप लोग उड़ाना चाहते हो ना, ताकि इसको चेंज ना करना पड़े, तो 40,000 के फिगर को उड़ा काट दो।
40,000 के फिगर को पतला सा क्रॉस कर दो और बाजू में बस इतना लिखो ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम है। प्लांट एंड मशीनरी का था वो, कोई डरने की बात नहीं है, पता होता तो सही कर लेते अपन। तो ये 20,000 रहेगा, हाँ बेटा अमाउंट इसका। रिपेयर्स टू सेल्स ऑफिस जो है ना, ये 20,000 है। और असली क्वेश्चन जो मैं खोला हूं ना, उसमें 40,000 प्लांट एंड मशीनरी का था। अगर हम लोग पहले ही नोटिस कर लिए होते तो वो एफओएच में चला जाता। ठीक है ना मैडम, दुखी तो नहीं हो गए आप? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेलिंग ओवरहेड के बाद दूसरा आइटम और सैलरी। किसकी सैलरी भाई? सेल्स एंड मार्केटिंग। सैलरी टू सेल्स स्टाफ, अमाउंट है 5,60,000। ओके, बोनस टू सेल्स स्टाफ 1,20,000। बस भाई, और कोई सेलिंग ओवरहेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से आप सेकेंडरी पैकिंग जो है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर डालेंगे सर। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की हेडिंग बनाओ, सिर्फ हेडिंग उसके। हाँ बेटा, अलग अलग होता है, एक्चुअली अलग अलग होता है। सच बताऊं तो अगर मिक्स भी करके दिखा देंगे तो नंबर नहीं कटते हैं, नॉर्मली नहीं कटते हैं, अच्छा एग्जामिनर हो तो। पर अगर अपने को नॉलेज पूरा लेना है ना, तो अलग अलग होते हैं एक्चुअली। और इसमें भी सर फ्लेक्सिबिलिटी है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग हेडिंग बना सकते हो, सेकेंडरी पैकिंग अलग हेडिंग बना सकते हो, या सेकेंडरी पैकिंग को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर दिखा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो आप लोग ना कई बार ऐसे मत सोचा करो नहीं सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, है फ्लेक्सिबिलिटी तो है बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर भी सेकेंडरी पैकिंग को दिखा सकते हैं। और सेकेंडरी पैकिंग का अमाउंट है 80,000, 0.8 लाख। अब मेरे को लगता है सारे पॉइंट हो गए, कुछ बचा तो नहीं है मेरे को लगता है। अब आपका कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। $566.096 लाख। 40,000 रुपए छूट गया हिसाब में, बस अखर रहा है, पर ठीक है दफन कर दो उसको, हटाओ दिमाग से। सेल वेल भी नहीं दिया क्या क्वेश्चन में? सेल नहीं दिया तो बस यहीं तक ही बन सकती है कॉस्ट शीट फिर तो। सर देखो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, सब में आपको आइटम्स का ट्रीटमेंट ही डिसाइड करना है। हाँ सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, क्या प्यारा क्वेश्चन पूछा है भाई साहब ने। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिंदी ट्रांसलेशन होता है जो सामान बिक गया उसकी कॉस्ट। और सर कॉस्ट ऑफ सेल का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? उसका भी वही हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जो गुड्स बिक गया उसकी कॉस्ट। तो फिर फर्क क्या आया दोनों में? ये डाउट है उनका। अब आपके सामने रख रहा हूं डाउट का आंसर, या आप लोग डिस्कस करो क्या डिफरेंस है। फर्क यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिके हुए सामान का पूरा कॉस्ट नहीं है, बिके हुए सामान का फैक्ट्री कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या क्यूआरएपी तक का कॉस्ट है, यानी बिके हुए सामान का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? बिके हुए सामान का प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट और क्यूआरएपी तक के कॉस्ट आए हैं। और अगर बिके हुए सामान का एकदम कस्टमर तक पहुंचाने तक का खर्चा पता लगाना है तो उसमें सेलिंग ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ेंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग भी जोड़ेगा, तब वो उस सामान की पूरी कॉस्ट होती है। तो ये फर्क है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल के बीच में।
अब आपने एक डाउट पूछा, मैं आपसे एक डाउट पूछता हूं बदले में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वो जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यूआरएपी जोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख रहे थे, अगर कोई छोटा बच्चा पूछ लिया कि भैया इसका हिंदी में आसान भाषा में मतलब बताओ, तो क्या बता जाओ? क्या मुंह छोटा हो जाएगा बिल्कुल आपका। फॉर्मूला तो पता है भाई, पर मतलब नहीं पता यार, थोड़ा ट्राई तो करो। वेरी गुड। जितने यूनिट अपन ने इस अकाउंटिंग पीरियड में प्रोड्यूस किए, उत्पादन किया, जितने यूनिट तैयार किए, वो प्रोडक्शन क्वांटिटी है। उस पूरे प्रोडक्शन क्वांटिटी की कॉस्ट ऑफ, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्यूआरएपी तक की कॉस्ट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सीओजीएस इज दिस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, जो यूनिट अपन ने उत्पादन किया उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसमें से जितने यूनिट बिक गए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जितने यूनिट बिक गए, जितने यूनिट बिक गए उसकी संपूर्ण कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल है, जिसमें अपन सेलिंग ओवरहेड भी जोड़ते हैं। आखिरी प्रश्न, थोड़ा सोच के जवाब देना। नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या है? ना जी ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। वहां चुप क्यों हो गए आप? नहीं, अब मैं बताऊंगा, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं सही जवाब। जितनी, मतलब आप लोग सही जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये बोल रहा हूं। जितने यूनिट अपन ने कंप्लीट किए, यही जितने यूनिट अपन ने प्रोड्यूस किए, उसकी फैक्ट्री तक की कॉस्ट, फैक्ट्री से निकलने तक की कॉस्ट, यानी उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस और एफओएच शामिल है। अभी क्यूआरएपी नहीं जुड़ा है उसमें। तो एक कमाल की बात बताने जा रहा हूं, कल इसी क्लास, इसी से शुरू करूंगा क्लास। जो यूनिट अपन ने कंप्लीट किए ना बेटा, पहले आइडेंटिफाई करो जितने यूनिट अपन ने कंप्लीट किए इस साल, उस उतने यूनिट्स पे मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा, यानी कारखाने तक के अंदर कितना खर्चा लगा, यह कहलाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। यह भी प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी पे ही लगता है। और उतने यूनिट्स पर हम लोग उसके आगे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग भी लगा देते हैं, मतलब उसको पैक भी कर देते हैं। तो वही कंप्लीट यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी यह है कि दोनों प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी पे लगे हैं। जो यूनिट इस बार कंप्लीट हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, उस पे लगे हैं। दिस इज द सिमिलैरिटी। जैसे सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल में सिमिलैरिटी है कि वो दोनों बिके हुए यूनिट्स पे लगे हैं, वैसे ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी, जो इस साल खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, बेचने के लिए जो तैयार है, बिक गया नहीं, बेचने के लिए जो तैयार है, कंप्लीट हो गया, उतनी क्वांटिटी पे लगते हैं। बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ा भाई है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट छोटा भाई है। कंप्लीट यूनिट का फैक्ट्री ओवरहेड तक का कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और एफओएच तक का कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और उसी में अगर हम क्यूआरएपीएस का खर्चा भी एडजस्ट कर डालें तो वो बन जाता है कंप्लीट वाले यूनिट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था? पहले क्वांटिटी से आइडेंटिफाई करो, क्वांटिटी से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट सेल हो गए, जो कस्टमर के घर जा चुके, प्रोड्यूस क्वांटिटी में से जितने यूनिट्स कस्टमर के पास जा चुके, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट, उतने वाले यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, वो सीओजीएस कहलाएगा। और उसी में अगर हम लोग अभी एओएच, जनरल, एसओएच, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकिंग भी जोड़ दें तो वो बिके हुए यूनिट्स की संपूर्ण कॉस्ट बन जाता है। तो जैसा रिश्ता, ऐसे बोल सकता हूं मैं, सीओजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल में रिश्ता है। सीओजीएस बिके हुए यूनिट्स की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका बड़ा भाई है कि बिके हुए यूनिट्स की संपूर्ण कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल है। उसी टाइप का रिश्ता पड़ोस में किसका है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि वो बताता है जितने यूनिट कंप्लीट हुए उसका फैक्ट्री कॉस्ट तक का कितना खर्चा है, फैक्ट्री तक का,
और उसी में अगर हम लोग QRAPS जोड़ देते हैं तो कंप्लीट यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट। ये बात निकली तो मैंने कर दी, पर मैं सोचा था धीरे धीरे बताऊंगा, सब बातें धीरे धीरे बताता हूं मैं, क्वेश्चन होते 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 एक साथ बता दो ना तो थियोरेटिकल लगता है बहुत। नाराज नहीं हो जाओ आप, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ करा हूं, रुको। सर देखो, कोई भी क्वेश्चन ना मैं ऐसा नहीं ढूंढ पाऊंगा जिसका शुरुआत से आखिरी तक आप बना लो, कुछ ना कुछ हल्का सा नया पॉइंट आएगा, उसका ट्रीटमेंट मैं बता के छोड़ूंगा आपको, ताकि आप उसको खुद से बना लें। एक दो पॉइंट के कारण मैं क्वेश्चन को डिफर कर दिया ना तो बहुत बेवकूफी हो जाएगी सर। वो क्वेश्चन को नहीं डिफर कर सकते सर। सर 6 नंबर क्वेश्चन में जाइएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में। जस्ट 2 मिनट्स मोर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में सभी पॉइंट का ट्रीटमेंट बता रहा हूं, नोट कर लेना। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाके जुड़ेगा, WIP ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जाके जुड़ेगा, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक में जुड़ेगा, मटेरियल परचेज आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम, फ्रेट इनवर्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर में जाएगा, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग आया था ये डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। ट्रेड डिस्काउंट रॉ मटेरियल कंज्यूमर माइनस होगा, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल परचेज्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम में प्लस होगा बेटा। रॉ मटेरियल स्टॉक नहीं लिखा है, मटेरियल परचेज लिखा है, तो ये रस्ते का इंश्योरेंस है, रस्ते का, थोड़ा संभाल के बेटा। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा है 7 लाख, पर संभाल के, 7 लाख में से 1/5 ऑफिस पर्पस है, तो वो ए जनरल में जाएगा, सुना आपने, और बाकी जो 4/5 बचेगा वो किस में जाएगा, FOH में। फैक्ट्री बिल्डिंग है ना, और रेंट खुद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डेप्रीशन ऑफ मशीनरी FOH, डेप्रीशन ऑफ डिलीवरी वैन, सेलिंग ओवरहेड बेटा, ना 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 ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ज्यादा फंसोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक कॉमन हेडिंग बना लेना। टू बी प्रिसाइज बोलोगे ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है बेटा। और मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ आप, डिप्लोमेटिक रहो थोड़ा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉमन हेडिंग बनाना। इंस्टीट्यूट कई आंसर्स में ऐसा करती है। अब थोड़ा बच के जवाब देना। कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड इनडायरेक्ट वेजेस पूरा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट QRAPS, प्राइमरी पैकिंग QRAPS, संभाल के। जनरल एडमिन ओवरहेड, ब्रैकेट मत पढ़ना, जनरल एडमिन ओवरहेड बेटा, इससे अच्छा तो क्या लिख के देगा, ए जनरल है ना। सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, क्या बेटा पूरा नखुन खत्म कर देगा, बता नहीं रहा यार बात। सैलरी टू मार्केटिंग स्टाफ, हाँ SOH, पूछ रहा हूं और जोर से खा रहे। पैकिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंडरी पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या सेकेंडरी में।
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सब में माइनस हो जाएगा वही ओपनिंग जांच। अब ये बहुत हार्ड है बेटा, एक नया चीज बता रहा हूं सर। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, सुनो। जो सामान बीच बीच में हमारे खराब होते हैं उसको अगर हम सुधार के ठीक कर डालें, सुधार के ठीक कर डालें, तो सुधारने का जो खर्चा लगता है उसको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ओवरहेड होता है, क्योंकि फालतू का लग रहा है, गलती की है तभी लग रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा सुधारने का खर्चा। भले ही आप उसमें मटेरियल डालो, लेबर डालो, नहीं, पर वो सुधारने का खर्चा है बेसिकली। तो ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में नहीं जाएगा, उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आपने सामान बनाया था, सामान खराब हो गया था, अगर वो ठीक करने योग्य है तो ठीक करना चाहिए, ठीक करने योग्य नहीं है तो कबाड़ में बेचना चाहिए। कबाड़ में बेचोगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो QRAPS बनेगा। पर अगर आपने कबाड़ में नहीं बेचा, उसमें थोड़ा खर्चा करके उसको ठीक किया, तो जो ठीक करने का खर्चा है उसको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन में चाहे कितना भी खर्चा कोई भी नाम से दिया हो, पूरा FOH बनता है। दिस इज द न्यू नॉलेज। तो सर यही पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन से बच रहा था, मैं दूं कि नहीं दूं, पर इतना समझा के तो दे सकता था मैं। एक वर्ड में जाइए बस, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर रेक्टिफाइड बाय इंकरिंग एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड टू द एक्सटेंट ऑफ 33,600। देखो बेटा, यहां छुप के बैठा हुआ है ना एक FOH, ये लिखना बहुत जरूरी है यहाँ FOH, क्योंकि छुप के बैठा हुआ है। कल को पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद इस पे नजर गई, लुट जाएंगे हम लोग पेपर में ही। से लगेगा बहुत दूर कुछ गिरा के आ गए, वापस गाड़ी मोड़ के जाना पड़ेगा। और आखिरी दूसरा बिंदु देखिए, अमाउंट ऑफ 1,20,600 वॉज रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ये QRAPS वाला है। लग रहा है बन जाएगा आपसे। आज दोस्तों मैं आप लोग का ग्रुप कैसे बनाऊं उसके ऊपर थोड़ा सा टेंशन में चल रहा हूं। फाउंडेशन में आपका ग्रुप बना हुआ है एक, तो वो ग्रुप को जिंदा रखूं कि नहीं रखूं, अब जरूरत नहीं है उसकी। तो इंटर वाला आज आपको ग्रुप पहुंचेगा मेरा एक बना हुआ, कॉस्ट लॉ ऑडिट के नाम से, मेरा नाम लिखा रहेगा उसमें, उसमें जुड़ जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आंसर मेरे को शेयर करना होता है, जैसे कल मेरे को कंज्यूमेबल्स के बारे में पता चला गलत ट्रीटमेंट किया है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता शाम को कि इसको कैसे ठीक करें। तो मेरे को ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो मेरे को लगा फिर क्लास में बताना पड़ेगा। तो ग्रुप में आएगा ना अगर लिंक, आपको जुड़ जाइएगा उसमें।